गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने निखिलम विधि और परावर्त्य विधि से भाग देना सीखा था और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको सेंड किए थे जिनको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज की क्लास में हम भाग का जो तीसरा मेथड है ध्वजांक विधि उसको सॉल्व करना सीखेंगे और उसके हल प्राप्त करेंगे। ध्यान देना, ध्वजांक विधि है उसको बड़े ध्यान से समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। वैसे आपने ये कक्षा 8 कक्षा 9 दोनों में पढ़ के आए हैं, अभी कक्षा 10 में फिर से रिपीट हो रही है। तो इसके जो दो सवाल अपन हल करेंगे, दो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं जो मैंने यहाँ लिख लिए हैं। इसमें कुछ एक नीचे वाले सवाल में एक नियम नया हम यहाँ ऐड करेंगे जो कि पहले नहीं किया था हमने, तो उसको भी बड़े ध्यान से समझना है। तो पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वहाँ पे दे रखा है 92,358 भाग 151। ध्यान देना, 92,358 एक संख्या है जिसको हम कहते हैं भाज्य। उसमें हमें भाग देना है 151 का। जो 151 है वो कहलाता है आपका भाजक। क्या कहलाता है? भाजक। और ध्वजांक विधि से इसको हल करने के लिए हमें भाजक को दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। जिसमें यहाँ इकाई का अंक है वहाँ हम केवल एक ही अंक रखेंगे। ध्यान देना, दो अंक भी रख सकते हैं, दो अलग अलग प्रकार के मेथड है, लेकिन सबसे इजी यही रहेगा, आपको यहाँ पे केवल एक अंक रखना है और उस अंक को हम कहेंगे ध्वजांक। क्या कहेंगे? ध्वजांक। और यहाँ जितने भी अंक बचेंगे 1 2 3 जितने भी अंक बचें वो अंक कहलाएंगे आपके मुख्यांक। क्या कहलाते हैं? मुख्यांक। ठीक। अगर भाजक सपोज भाजक हो जाए 200, ये हो जाए, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, ये कहलाएगा ध्वजांक और 231 कहलाएगा मुख्यांक। आपके पास यदि कोई ऐसा अंक आता है 88, तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे, ये कहलाएगा ध्वजांक और ये कहलाएगा मुख्यांक। ठीक है। इस प्रकार से हमें जो सवाल दे रखा है उसके अंदर भाजक दे रखा है 151, जिसको हम दो भागों में तोड़ेंगे तो इकाई का जो अंक 1 है वो हो जाएगा ध्वजांक और उसके बाद में जो 15 है वो हो जाएगा मुख्यांक। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? तो ध्यान देना, इसको हल करने के लिए दो रेखाएं इस प्रकार से हम खड़ी बनाएंगे और एक रेखा इस प्रकार से एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 खंड बनते हैं। ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड है जिसको मध्य खंड भी कहते हैं, और ये तृतीय खंड है। इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये वैसे प्रथम हो गया, प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आप तो ऐसे लिख लें। अब ध्यान दें, इसमें मानों को कैसे हम लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहले हम इस भाजक को लेंगे। तो भाजक जो है वो है 151, हमने उसको दो भागों में तोड़ा। इधर वाला भाग 1 है, उसको हमने कहा ध्वजांक। ध्वजांक को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ध्वजा प्लस अंक, ध्वजा हमेशा ऊपर लगती है, उसी प्रकार से इस ध्वजांक को भी हम सबसे ऊपर रखेंगे। तो 151 जो है उसके अंदर यहाँ ध्वजांक वाला अंक तो हम रखेंगे ऊपर और इसके अलावा शेष जो मुख्यांक है वो हम रखेंगे यहाँ पे। ध्यान देना, ये 15 जो है ये तो हो गया आपका मुख्यांक और ये 1 जो है ये हो गया आपका ध्वजांक। ठीक है। अब देखो, ध्वजांक में केवल एक ही अंक रखना है, आपको मैंने बताया है। तो ध्यान देना, इस सवाल को जब हल करेंगे तो अब आओ इस भाज्य पे। भाज्य में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जितने ध्वजांक में अंक होते हैं, जैसे एक ही अंक है, ध्वजांक में कितने अंक हैं? एक ही अंक है, तो इसका अंतिम अंक जो है 8 वो तो हम लिखेंगे तीसरे खंड में, और इसके अलावा शेष अंक जो है वो यहाँ लिखे जाएंगे 9 2 3 5, और इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे और थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पर कुछ शेषफल मान आते हैं वो लिखे जाएंगे, इसलिए यहाँ इन मानों को थोड़ा सा गैप देकर लिखेंगे। ठीक। और अंत में केवल एक ही मान रखेंगे क्योंकि ध्वजांक में हम एक ही मान दे रहे हैं। अगर ध्वजांक में हम इकाई दहाई 2 अंक लेते तो यहाँ तीसरे खंड में भी हमें 2 अंक रखने पड़ते, लेकिन आपको सभी सवालों में ध्वजांक में केवल एक ही अंक रखना है, इसलिए यहाँ पर भी हमेशा एक ही अंक आएगा। इसके अलावा जितने भी अंक आएंगे वो सारे मध्य खंड अर्थात दूसरे खंड में लिखे जाएंगे। ठीक। अब आगे क्या करना है, ध्यान देना। आगे हमें यहाँ पे इसके संकेत है जो मैं नीचे लिखता चल रहा हूँ।
उस संकेत को आपको हल करना है और वो मान यहाँ पे लिखते चलना है। अब ध्यान दें, ऊपर आ गया ध्वजांक, इधर आ गया मुख्यांक। अब अंदर जो मान आया है वहाँ पे आपको एक बार नॉर्मल भाग देने का काम ही करना है। जैसे ये संख्या आ गई मध्यखंड में 9 2 3 5 ये संख्या है, और यहाँ जो मान आ रहा है उसमें भाग देना है किसका? मुख्यांक का। ठीक है, और मुख्यांक कितने हैं? 15 है। 15 है तो 15 का भाग देना है इसमें, नॉर्मल भाग देते हैं वैसे ही। तो 9 में 15 का भाग जाता नहीं है, तो पहले संख्या कौन सी हो गई? 92। तो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हमें 92 के अंदर भाग देना है 15 का, नॉर्मल भाग देना है। ध्यान से देखें एक बार, 92 में आपको भाग देना है 15, 15 6 90, ये लो भाई माइनस किया 2 आ गया, तो 2 आ गया शेषफल, और भागफल कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमारे पास भागफल है वो तो आया 6, और शेषफल जो है वो आया हमारे पास 2। अब हमने 92 में भाग दिया है 15 का, तो हमारे पास भागफल है वो 92 में है, तो 2 के नीचे लिख देंगे ताकि आगे कोई गलती नहीं हो। तो कितनी बार गया? 6 बार। और शेषफल कितना आया? 2 आया है। भागफल 6 आया, शेषफल आया 2। अब शेषफल 2 आया है, 92 में भाग लगाया है, तो 2 और 3 के बीच में और थोड़ा सा नीचे यहाँ लिखेंगे। 92 में भाग दिया है ना, तो इस 2 के और आगे वाले अंक 3 के नीचे और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे शेषफल लिखेंगे, जो कि ये आया 2। अब यहाँ पे ये संख्या देखो क्या बन रही है, इस संख्या को एक साथ पढ़ो, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 23 हो गया। तो आपके पास नई संख्या क्या बन गई? नई संख्या क्या बन गई? 23 बन गई। अब नई संख्या 23 बन गई, तो अब आपको निकालना है संशोधित भाज्य। ध्यान देना, क्या निकालना है? संशोधित भाज्य। क्योंकि ध्वजांक को हमने ऊपर लगा रखा है, तो ये भी ना कहीं काम आएगा। तो मुख्यांक का तो हमने भाग लगा दिया, ध्वजांक का कुछ काम लिया नहीं, वो काम अब होगा। क्या होगा कि नई संख्या आपके पास मिली है 23। इस 23 में से आपको माइनस करना है क्या? भागफल का। भागफल कितना है? 6, और ध्वजांक का गुणनफल। ये लो, क्या वापस देखें, जो आपके पास नई संख्या आई है, जैसे नई संख्या 23 आई है, उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जो भागफल प्राप्त हुआ आपको, वो भागफल इंटू ध्वजांक। तो भागफल 6 है, ध्वजांक 1 है, इसके गुणनफल को कर दिया माइनस। तो अब ये देखो कितना हो रहा है, 23 में से 6 गए तो आपके पास आएंगे 17। ठीक है, ध्यान देना, संशोधित भाज्य में कभी भी मान ऋणात्मक प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान देना, नेगेटिव वैल्यू कभी भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्लस में मान आना चाहिए या 0 आ सकता है, माइनस में नहीं आना चाहिए। यहाँ प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पहला संकेत था। अब दूसरे संकेत में क्या करेंगे? यही काम करेंगे, लेकिन अब ये भाग किसमें लगाएंगे? संशोधित भाज्य में। ध्यान देना, यहाँ पे संशोधित भाज्य आ गया हमारा 17। अब उसमें भाग लगाएंगे 15 का उसी तरीके से। तो कितनी बार जाएगा भागफल? 1 बार जाएगा, 15 एकम 15। शेषफल फिर से कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो अब ये भागफल आ गया यहाँ पे, 1 बार गया भाग, और शेषफल जो 2 आए हैं वो 3 और 5 के नीचे बीच में यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक, तो अब बताइए नई संख्या क्या आ गई? नई संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब नई संख्या आ गई आपके पास 25। अब आप निकालेंगे संशोधित भाज्य, इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संशोधित भाज्य। ऊपर लिख दिया पूरा, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य क्या होता है? नई संख्या जो कि कितनी है? 25। इसमें से क्या माइनस करना है? नया भागफल क्या मिला है अब? 1, और यहाँ ध्वजांक में क्या है? 1। इन दोनों का गुणा, 1 का 1 के साथ में गुणा, 25 माइनस 1 बराबर 24। ठीक, आगे चलो तीसरी स्टेप में। ये पूरे संकेत लिखने पड़ेंगे इसमें भाई। 24 में अपन भाग देंगे 15 का, तो भागफल कितना आया? 15 एकम 15। उसी प्रकार से भाग देना है जैसे हमने अभी 92 में दिया है। और शेषफल कितने आएंगे? 9 आएंगे। तो भागफल आया 1 और शेषफल आया 9। अब ध्यान दें यहाँ पे, तो नई संख्या क्या मिल गई हमें? नई संख्या अब मिल गई हमें 98। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, नई संख्या क्या मिल गई? 98। लेकिन अब हम तीसरे खंड में, सबसे लास्ट वाले खंड में पहुँच चुके, सबसे लास्ट वाले खंड में पहुँच चुके, तो अब हमें संशोधित भाज्य ज्ञात नहीं करना। संशोधित भाज्य के जगह यहाँ पे क्या आएगा? शेषफल आएगा।
क्या आएगा? शेषफल। और शेषफल ज्ञात करने का तरीका यही रहेगा जो ऊपर था। नई संख्या क्या है? 98 है, उसमें से माइनस करेंगे क्या? नए भागफल और ध्वजांक का गुणा। नया भागफल 1 है, ध्वजांक 1 है, तो 98 में से 1 माइनस हो गया 97 हो गया, तो यहाँ पे मान आ गया 97। ध्यान देना, ये 611 जो है ये तो है आपका भागफल, तो यहाँ लिखेंगे भागफल, तीर का निशान एरो मार्क लगा देंगे, और यहाँ पे ये मान जो है ये आता है आपका शेषफल। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे अतः अभीष्ट भागफल बराबर 611 और शेषफल बराबर 97, और ये आ जाएंगे आपके आंसर। तो ध्वजांक विधि को इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें दूसरे प्रकार का सवाल, ये सवाल जो है इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान देना यहाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, इस सवाल को भाई ध्यान से एक बार दोबारा देख के घर पे फिर से सोल्व कर लेना, और तब तक करना है जब तक ये विधि आपको नहीं आ जाए। वैसे आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको 2-3 सालों से लगातार, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड, 5 9 2 8 3 7 माइनस 119। अब देखिए ये सवाल अलग कैसे है। अब ध्यान दें यहाँ पे भाजक जो है उसको हम, भाजक है वो 119 है, उसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे, तो यहाँ ये 9 जो है ये आ गया आपके पास ध्वजांक, और 11 जो है वो हो गया आपके पास मुख्यांक। अब ध्यान दें यहाँ पे ध्वजांक का जो मान है वो है यहाँ पे 9, तो इसके लिए एक नियम काम करता है यहाँ पे, वो क्या नियम है वो ध्यान से सुने। आपने देखा है पीछे वाली क्लासों में सवाल को हल किया है कि ध्वजांक विधि से जब हम सवालों को हल करते हैं तो कुछ सवालों के अंदर यहाँ पे मान निकालते हैं अपन, संशोधित भाज्य का मान ऋणात्मक आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। उस स्थिति के अंदर हम भागफल में 1 की कमी करते हैं और प्रक्रिया वहाँ क्या हो जाती है? निरस्त हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उस प्रक्रिया से बचने के लिए, यानी कि प्रक्रिया निरस्त नहीं हो, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो ध्वजांक का जो मान है अगर वो मान 5 से बड़ा आए, 6 7 8 9, अगर इस प्रकार से मान आए तो क्या करना है, उस भाजक को विनकुलम में बदल लेना है। विनकुलम संख्या में जो कक्षा 9 में आपने बदली है, ध्यान से देखना विनकुलम में कैसे बदलेंगे। तो 119 को यदि हम विनकुलम में बदलेंगे तो यहाँ से 9 में से तो मुझे घटाना है 10 को, तो कितना आएगा? -1। देखो सबसे पहले इकाई के अंक में से कितना घटाते हैं? 10 घटाते हैं, और उसके अगले वाले पे कर देना है एकाधिक। तो देखो क्या होता है प्रक्रिया, 1 का एकाधिक कर दिया। देखो 9 में से 10 घटाया तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का चिन्ह ऊपर लगाते हैं, और अगले वाले अंक का कर देते हैं एकाधिक, और फिर अगला अंक एज इट इज आ गया। तो ये हो गया 1 का एकाधिक हो गया 2, और ये हो गया 1 माइनस का। तो 119 का विनकुलम क्या हो गया? 1 2 और 1 इसका हो गया माइनस का। अब आप देख सकते हैं इकाई के अंक की जगह यहाँ पे देखो, अब जो मान है वो 5 से छोटा हो गया, 5 से छोटा हो गया। तो अब यहाँ पे जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो इसमें प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी, और आप करते जाएंगे, लास्ट में आपके आंसर मिल जाएंगे। प्रक्रिया निरस्त जैसी कोई घटना इसमें नहीं होगी। तो 119 को किस में बदलेंगे? विनकुलम में बदलेंगे। ये विनकुलम में बदलना आपने सीख लिया है। तो अब इसको मैं एक बार लिख देता हूँ ऐसे, इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 9 2 8 3 7 भाग 1 2 -1। चूँकि 119 का विनकुलम जो है वो होता है 1 2 -1। कैसे होता है ये बता दिया। पहले में से 9 में से 10 घटाते हैं और अगले वाले का कर देते हैं एकाधिक। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हल करेंगे तो तरीका वही रहेगा। 121 देखो इस प्रकार से है ये मान। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे, ये माइनस का 1 ये तो हो गया ध्वजांक, और इसके अलावा बचते हैं 12, ये यहाँ लिखे जाएंगे, ये हो गया मुख्यांक। अब यहाँ पे जो मान आ रहा है उसको इस प्रकार से लिखेंगे 5 9 2 8 3, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 7, क्योंकि ध्वजांक में 1 ही अंक है तो लास्ट में क्या रखेंगे? तीसरे खंड में 1 ही अंक रखेंगे। ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड।
बाकी नीचे लिखेंगे हम संकेत। अब ध्यान दें यहाँ पे पहला काम क्या है, वही काम है, पहले अंदर जो संख्या आ रही है उसमें से यहाँ मुख्यांक का भाग लगाएंगे। तो 5 में तो 12 का भाग जाता नहीं है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, 59 में 12 का भाग देंगे। तो भागफल कितना आएगा, 12 चौक 48, 4 आएगा, भाग देना आप। और शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आया वो 59 के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल 11 आया वो मान लिखेंगे यहाँ। अब नई संख्या क्या मिली, नई संख्या 11 तो ये 2, ये 112 हो गई। अब क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य बराबर 112 जो भागफल है, सॉरी जो संख्या है आपकी नई संख्या, उसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, नया भागफल और ध्वजांक का गुणा। ध्वजांक क्या है, -1 है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये 1 माइनस का है और माइनस माइनस गुणा होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया 112 + 4 बराबर 116। तो आप देखेंगे ये माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा प्लस में मान आएगा, और प्लस में आएगा तो कभी भी प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये देखो मान क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे आपको संशोधित भाज्य का 116, इसमें भाग देना है आपको 12 का। तो अब भागफल क्या प्राप्त होगा, पारा बोलो भाई कितनी बार, 12 9 108, और शेषफल कितना होता है, 108 है तो 8 आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 9, और शेषफल है वो 2 और 8 के नीचे यहाँ लिखेंगे। अब नई संख्या क्या मिली, नई संख्या क्या मिली, 88। अब फिर से आप क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य क्या होगा, 88 में से हम माइनस करेंगे क्या, नए भागफल और ध्वजांक का गुणनफल। तो ये हो गया 9 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 88 + 9 बराबर 97। अब तीसरी स्टेप, 97 में किसका भाग देंगे, वही 12 का भाग मुख्यांक का। तो क्या बचेगा भागफल, 12 × 84, 12 × 96, भागफल आ गया 8 और शेषफल आ गया 1। ये लो भाई 12 × 96 ये 13, शेषफल लिख दिया यहाँ पे और भागफल आया वो लिख दिया यहाँ पे नीचे। अब नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या कितनी आ गई, 13। तो अब हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। तो 13 जो है नई संख्या, उसमें से माइनस करेंगे क्या, नए भागफल और ध्वजांक का माइनस। 8 गुणा 1 माइनस 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 प्लस, 13 + 8 बराबर 21। चेक करें चौथी स्टेप। अब 21 में हम भाग देंगे 12 का, भागफल क्या मिलेगा, 12 एकम 12, और शेषफल क्या मिलेगा, 12 एकम 12 हो गया, शेषफल आ गया आपके पास 9। तो यहाँ हो गया 12 एकम 12 और शेषफल हो गया 9, यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं आप तीसरे खंड में पहुँच चुके। तो तीसरे खंड में पहुँच चुके तो हमें नई संख्या तो लिखनी है। नई संख्या कितनी आ गई, 97। लेकिन अब हमको संशोधित भाज्य नहीं निकाल के क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो शेषफल कितना आएगा, 97 में से माइनस करेंगे, नए भागफल क्या है 1 और ध्वजांक क्या है 1, तो 1 का -1 से गुणा, माइनस माइनस प्लस, 97 + 1 = 98। तो यहाँ पे मान क्या आ गया, 98। तो ये तो है आपका शेषफल, और यहाँ ये जो मान आया है ये क्या है, भागफल। तो कितना ही बड़ा भाग हो, कितना ही बड़ा भाग दिया हुआ हो, आप उसको बिल्कुल शॉर्ट रूप में जल्दी से जल्दी उसको हल कर सकते हैं। अगर इसका अभ्यास आप ढंग से कर लेंगे तो कितना ही बड़ा डिवाइड आ जाए, कितना ही बड़ा भाग आ जाए, आप उसको मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। इसीलिए ये विधियाँ जो है ये आपको मौखिक रूप से किन्हीं भी गणनाओं को आसानी से करने में सहूलियत प्रदान करती है। तो आज हमने ध्वजांक विधि 2 प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जब इकाई का अंक 5 से अधिक नहीं हो
और जब इक्का अंक 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो हम मेन कॉलम में बदल लेते हैं, और 5 से छोटा होता है तो हम डायरेक्ट उसको हल कर लेते हैं। दोनों प्रकार के मेथड आपको बता दिए हैं। इनसे रिलेट आपको जितने भी क्वेश्चन सब बुक के वो सारे दे दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना है, और अगर किसी के आंसर नहीं आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है ताकि उसकी सॉल्यूशन आपको बताई जा सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।